एक सुमन नाम की लड़की थी। उसकी शादी हो चुकी थी। वह अपने घर से अपने पति के पास गई थी। सुमन का पति सुमन को कहता है कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, पूछ रहे थे हम लोग अच्छे से पहुंच गए ना, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। यह काम करना, तुम दोपहर में मम्मी पापा जी से बात करना और उनसे कहना अगली बार से मैं कोई लिफाफा नहीं लूँगा, क्योंकि अब मुझे भी उनके लिए कुछ करना है, ना कि हमेशा अपने ससुराल वालों से दान दक्षिणा लेनी है। हम काफ़ी दिनों से उनके पास थे तो उनका मन लगा रहा। आप उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा होगा। अगर छुटकी सोनू के स्कूल ना होते तो मैं तुम लोगों को कुछ दिन के लिए और वहाँ छोड़ आता। सुमन उस दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी, जिसे संदीप एक दिन पहले ही लेकर आया था। जी, मैं काम निपटा कर फ़ोन कर लूँगी और पापा को आपका संदेश भी दे दूँगी, लेकिन मैं अपने बेटे समान दामाद को प्यार से कुछ भी देते हो तो मना नहीं करना चाहिए। हंसते हुए सुमन बोली, हाँ, माँ का फ़ोन आया था मेरे पास, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मेरा तुम्हारा ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, जो कि अभी अभी शुरू हुए हैं, इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। यह बात कहते हुए संदीप बाइक की चाबी लेकर ऑफिस चला गया। अपने पति की बात सुनकर सुमन सोचने लगी, जो भी हुआ एक दिन होना ही था, क्योंकि अंधविश्वास की पट्टी जब आंखों से हटती है तो ऐसा ही होता है। कुर्सी पर बैठे बैठे पुरानी यादों में कहीं खो गई सुमन। तुम्हें हमेशा मेरे माता पिता से परेशानी होती है, हर बार उनकी शिकायत लेकर बैठ जाती हो। यह नहीं कि उन्हें भी अपने माँ बाप की तरह महत्व दो। हमेशा मेरी माँ ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा है वैसे ही मेरी मम्मी पापा इम्पोर्टेंट है। हर बार बहस करने में ही मज़ा आता है। तुम्हें उन्होंने कहा है कि पूजा में हमें शामिल होना है। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, हमें अब जाना ही होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। इसके आगे मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनूंगा। यह कहते हुए संदीप बड़बड़ाते हुए अपने ऑफिस चला गया। आप सोच रहे थे यह क्या हुआ? ऊपर तो संदीप बड़े प्यार से अपनी पत्नी से बातें कर रहा है, फिर इसे पहले ऐसा क्या हुआ जो वो गुस्से में तनतनाता हुआ घर से निकल गया? उसके लिए हमें सुमन के अतीत में झांकना पड़ेगा। सुमन संदीप की शादी 11 साल पहले हुई थी। उसके परिवार में सास ससुर, 3 ननद, 2 देवर थे। शुरू में परिवार के सभी सदस्य बड़े ही प्यार से पेश आते थे, मगर धीरे धीरे सास संतोष जी अपना रंग दिखाने लगी। वह हर समय बहू पर हुक्म चलाती। अगर उसके मायके से उसके पिता सामान लेकर आते, उसमें वे हमेशा नखरे करती। फिर भी पिता नरेश अपनी बिटिया के लिए हर बार अच्छा सामान लाते, मगर संतोष जी का पेट कभी नहीं भरता। आखिरकार मिलती तो बुराई, अगर कभी सुमन की माँ का फ़ोन आ जाता तो शोर मचाना शुरू कर देती। तुम मायका छोड़ोगी तभी तो ससुराल में रम पाओगी। शादी करके छुटकारा पा लिया ना तुम्हारे माँ बाप ने, अब क्यों पीछे पड़े रहते हैं? छोड़ क्यों नहीं देते अपनी बेटी को अपने हाल पर? इस तरह की खरी खोटी बात सुनाने से बात ही नहीं आती थी सुमन जी की सास। संदीप मुंबई में नौकरी करता था। शुरू में तो उन्होंने बहू को यह बोलकर रोक लिया कि अभी तुम नई नई हो, हमारे घर के रीति रिवाज नहीं जानती, वो हमारे घर की परंपराएं अच्छे से समझ ले, फिर हम तुम्हें संदीप के साथ भेज देंगे। मगर पहले तीज त्यौहार के नाम पर पूरा साल निकल गया। उसके बाद सुमन गर्भवती हो गई। बस उन्हें तो एक और नया बहाना मिल गया उसे ससुराल में रखने का। संतोष जी धीरे धीरे 6 बरस निकल दिए। सुमन और संदीप के इतना दूर रहने के कारण वे एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। उनके बीच हमेशा लड़ाई ही होती थी। फिर भी वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती, इस उम्मीद में कि कल कुछ ज़रूर अच्छा होगा। एक दिन जब सुमन ने जिद पकड़ ली कि वह अपने पति के साथ जाएगी, जिसके कारण बड़े क्लेश और भारी मन से संतोष जी ने सुमन को संदीप के साथ भेज दिया। ससुराल से सुमन यह दूर जाने के बाद वे एक दूसरे
तीसरे महीने घर में पूजा हो, कोई बीमार हो या फिर छुट्टियां का बहाना लगाकर वे उसे बुला लेती और संदीप खुशी खुशी अकेले बच्चों के साथ बस में बिठा देता। फिर वह बेचारी ससुराल में काम वाली बनकर रहती। जब भी वह अपनी परेशानी संदीप को बताती तो संदीप हमेशा चिल्लाते हुए कहता, तुम्हें बस मेरे माता पिता से समस्या है, तुम कभी भी उन्हें अपना नहीं मानती हो, जब जो तुम्हें पूरे दिल से अपना चुके हैं। इसलिए बड़ी बहू होने के नाते वह तुम्हें मान देते हैं और हर काम में तुम्हें याद करते हैं। लेकिन तुम हो कि हर वक्त यह कहकर कि तुम्हारा भाई ऐसे है, तुम्हारा बहन ऐसे है, तुम्हारे माँ बाप ऐसे है, तुम तो हमेशा उनकी बुराई करती हो। अपने पति की बात सुन सुमन हमेशा चुप रह जाती। जब उसका पति कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं तो उसको समझाने का क्या फ़ायदा, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। क्या फ़ायदा, यही सोचकर वह हमेशा बातों को टाल देती थी। समय बीतने के साथ देवर नंद सब की शादी हो गई। उस घर की बड़ी बहू की हालत अपने पति की वजह से जैसी की तैसी वही बनी रही। छोटी बहू को तो सब लोग लाड प्यार से रखते और बड़ी और बीच वाली बहू को लताड़ देते। एक दिन अचानक संदीप ऑफिस में बेहोश हो गया। ऑफिस वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। संदीप को पिछले 2 महीने से खांसी की शिकायत थी। छोटे मोटे घरेलू उपचार मेडिकल से दवाई ले लेते थे, बड़ी बीमारी की ओर ध्यान नहीं दिया। सुमन ने डॉक्टर से बातचीत की तो पता चला कि उसे टीबी की बीमारी है। डॉक्टर ने उसे उचित इलाज, सही खान पान से रहने की सलाह दी। 3 दिन बाद सुमन संदीप को घर ले आई। फिर उसने अपने ससुराल में फ़ोन किया और सारी बात अपनी सास को बताई। फ़ोन स्पीकर पर था। देवर ससुर दोनों भी वहीं बैठे हुए थे। संदीप की बीमारी सुनते ही देवर दहाड़ते बोला, भाभी यहाँ आने की सोचना भी मत, मेरी पत्नी गर्भवती है, मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, मैं अकेला सबको संभाल नहीं सकता, पर भैया की यह छूत की बीमारी है, सही इलाज और देखभाल से पूरी तरह ठीक हो जाती है। इस बीमारी से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। आप वहीं रहिए और भाई साहब का इलाज करवाइए, नहीं फिर दूसरे भाई के पास चले जाओ। पीछे से सास ससुर में भी देवर की हाँ में हाँ मिला दी। सुमन ऐसा व्यवहार देख बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर सिर्फ इतना ही बोल पाई, माँ जी बेटा तो आपका है, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। संतोष जी बोली, तुम्हें समझ में नहीं आया, छोटे बेटे ने क्या कहा, तुम्हारे ससुर को डायबिटीज है और मुझे बीपी, भला इस उम्र में हमें और बीमार करेगी। यह कहते हुए फ़ोन काट दिया। अपने ससुराल चुप रह गई। एक बार फिर हिम्मत न हार जुट गई संदीप की सेवा में। 3 महीने ही गुजरे थे कि डॉक्टर के बिल, मकान का किराया, दवाइयाँ, स्कूल फीस, रोज़ का राशन पानी उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि संदीप एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अब वह छुट्टी पर था तो सैलरी नहीं मिलती। सुमन की कुछ सेविंग थी जो संदीप बीमारी पर खर्च हो गई। अपने ससुराल से इतनी बेइज्जती के बाद भी उसने हार नहीं मानी। सुमन ने अपनी सास को फिर से फ़ोन किया। आखिर थे वे लोग अपने ही। माँ जी, हम आपके पास नहीं आ सकते, मगर आप कुछ पैसा इनके अकाउंट में डलवा देते तो इनका इलाज और हमारे खर्चे आसानी से हो जाएंगे। इनके ठीक होने पर और नौकरी वापस लगने पर हम सारा पैसा वापस भी कर देंगे। अरे बहू, मैं बुढ़िया कुछ कमाती नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हम तुम्हारे बाबूजी की पेंशन से सब खाते हैं और सोनू तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें देने को कुछ नहीं। ये कहते हुए फ़ोन काट दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। संदीप ने सब बातें सुन ली थी। अपनी माँ की बात से दुखी होकर वह अपने कमरे में चला गया, क्योंकि इन 3 महीनों में अपने परिवार और सगे घर वालों के 100 रंग देख लिए थे। इतने तो शायद गिरगिट भी न बदलता हो। उसके माता पिता भाइयों ने बदले थे। कहीं से आस मिलने पर भी सुमन ने हार नहीं मानी।
उसने पास के फ्लैट में तीन लड़कों को टिफ़िन पहुंचाने की बात कर ली, जिससे उसे थोड़ा सा आराम मिला। कुछ पैसा उसने अपने गहने गिरवी रख कर जमा कर लिए। एक दिन अचानक सुमन का भाई प्रदीप उससे मिलने मुंबई आ गया। उसे सरप्राइज़ देने के लिए अचानक उसके घर पहुंचा। सुमन उसे देख हैरान रह गई, फिर भाई का स्वागत कर उसे बिठाया। थोड़ी बातचीत के बाद प्रदीप बहन का उतरा हुआ चेहरा और जीजा की गड़बड़ तबीयत देख बोला, बहन कोई तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं भैया, मैं तुमसे क्यों छुपाने लगी। देखो, अगर कोई बात है तो मुझे तुरंत बताओ, इससे कि पहले देर हो जाए। सुमन अपने भाई के गले लग कर रोने लगी। फिर बोली, भाई हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है और संदीप की हालत के बारे में भी बताया। प्रदीप ने 2-3 जगह फ़ोन मिलाए और तुरंत ही उन तीनों को अपने साथ दिल्ली चलने को कहा। बहुत मना करने पर भी उनको ज़बरदस्ती साथ ले आया। 8 महीने में संदीप अपने सास ससुर साले का साथ पाकर काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। उन्होंने उसे एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि वो अपने ससुराल में है। इतना प्यार और अपनापन देखकर उसे लग रहा था जैसे कि संदीप अपने ही घर में है, मगर अपने घर के नाम पर आज भी उसका मन फीका हो रहा था, क्योंकि वह अपने सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जितना जी आता तो उसे पैसे मांगते। उसकी पत्नी को भी वर्षों तक गुलाम बना कर रखा और खुद संस्कारी बेटा होने के ढोंग में अपनी पत्नी के साथ गलत होते हुए भी देखकर चुप रहा। अब उसे सुमन की एक एक तकलीफ जलचित्र की भांति दिखाई दे रही थी। कई बार उसने सुमन से माफ़ी मांगी, क्योंकि अब समझ गया यह दोगला व्यवहार उसी के साथ किया गया। जब सबको उसकी ज़रूरत थी तो वह बाहें फैलाकर उनके लिए तैयार रहता। आज जब उसे अपने माता पिता भाई की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक झटके में ही उसे पराया कर दिया। बस इतना ही उसकी आंखों से प्यार की पट्टी हटाने के लिए काफ़ी था। संदीप का जीवन दोबारा पटड़ी पर आ गया। वो स्वस्थ होकर नौकरी पर लौटा। उसने सुमन को भी नौकरी करने की इजाज़त दी, ताकि अगर कोई विपत्ता आए तो दोनों में से किसी न किसी के आगे पैसों के लिए हाथ ना मारना पड़े। धीरे धीरे दोनों ने अपनी हिम्मत मेहनत के बल पर अपने लिए एक नया मकान बना लिया और अब संदीप की नज़रों में सुमन के माता पिता के लिए इज्जत कई गुना बढ़ चुकी थी। वो समझ गए थे मुश्किल में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, मगर कुछ अपने काम भी आते हैं।